हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन इस बारे में आपको बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम इस पेपर को 6 पार्ट में पढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट वाला पार्ट आर्बिट्रेशन का चल रहा था। द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 इस पेपर में हम पढ़ते हैं मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, जिसका हम पार्ट फर्स्ट आर्बिट्रेशन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास तक हम चैप्टर 3 तक पढ़ चुके थे, सेक्शन 15 तक, जिसके अंदर हमने देखा था कि मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होगी, पक्षकार किस प्रकार से मध्यस्थ के सामने अब एग्रीमेंट करके करार करके जाएंगे अपने विवादों को निपटाने के लिए। मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होगी, इसकी नियुक्ति को चुनौती कैसे दी जाएगी, इसका प्रोसीजर कैसे होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई समस्या हो गई, जो हमने पिछली क्लासेस में देखा सेक्शन 14-15 में, तो मध्यस्थ कब अपने आप को पद से हटा लेगा, कब पक्षकार स्वयं आपस में करार करके मध्यस्थ को हटाएंगे और नया मध्यस्थ अपॉइंट करेंगे, वो सब हमने देखा। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे हैं मध्यस्थम अधिकरणों की अधिकारिता, जुडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं, मध्यस्थम अधिकरण बने हुए हैं, उनकी अधिकारिता कितनी है। यानी जो भी पक्षकार उनके सामने अपने विवादों को लेके आए हैं, उनकी अधिकारिता कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है, और वो कैसे अपना निर्णय कर पाएंगे। इसे हम सेक्शन 16 में पढ़ते हैं। सेक्शन 16 कहता है कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुडिक्शनल, यानी धारा 16 कहती है मध्यस्थम अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बारे में निर्णय करने की सक्षमता, कि वो खुद ही कॉम्पिटेंट है, वो खुद ही देखे कि जो उसकी अधिकारिता है, उसका क्षेत्राधिकार है, वो किस तरीके का और वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ सेक्शन 16 कहता है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जुडिक्शन, यानी कि खुद ही अपने लिए क्षेत्राधिकार अधिकारिता का निश्चित करेगा, इंक्लूडिंग रूलिंग ऑफ ऑन एनी ऑब्जेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सरसाइज और वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, की उसकी वैलिडिटी कितनी है और एग्रीमेंट्स किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे मध्यस्थम अधिकरण के अधिकारिता के संबंध में धारा 16 में ये व्यवस्था की गई है, और ये कहती है मध्यस्थम अधिकरण अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार पर नियम बना सकेगा। इस क्षेत्राधिकार में मध्यस्थ करार के अस्तित्व या दूसरे वैधता के निर्धारण में विषय भी शामिल होंगे, यानी कि जो कोई भी इसमें टॉपिक्स हैं वो सब इसमें लीगलिटीज़ की वैधता को लेकर शामिल करेंगे। परंतु इस अधिनियम की धारा 34 सेक्शन 34 जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्षेत्राधिकार के प्रयोग का अंतिम अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया, सेक्शन 14 में जो हम आगे देखेंगे। फिर भी इस धारा के अनुसार मध्यस्थ करार का मध्यस्थ खंड संविदा की अन्य शर्तों से स्वतंत्र होगा, और मध्यस्थम अधिकरण का ऐसा विनिश्चय, यानी कि जो कोई भी डिसीजन है कि संविदा शून्य एवं अकृत, यानी कि नल और वॉइड है, मध्यस्थम खंड की अवैधनिकता स्वतः ही विधित नहीं होगी, यानी कि अपने आप से लीगल हो जाए ऐसा नहीं है। मतलब ये मध्यस्थम अधिकरण संविदा के अन्य खंडों को अवैध करार देते समय मध्यस्थम खंड को अवैध नहीं बना सकता, यानी कि जिस एग्रीमेंट के थ्रू, जिस एग्रीमेंट के क्लॉज के थ्रू आर्बिट्रेशन के द्वारा विवादों को निपटाने की व्यवस्था की गई है और मध्यस्थ की अपॉइंटमेंट की गई है, तो अगर वो सुनवाई करता है और उसमें उसको लगता है कि संविदा के अन्य पॉइंट्स गलत है, तो वो सिर्फ उन्हीं को अवैध करेगा, उन्हीं को लीगल ठहराएगा। ये नहीं कि जो उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो दूसरा क्लॉज है, उसको भी अवैध कर दे, ऐसा नहीं होगा। फिर इस धारा में स्वायत्तता के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी को सम्मिलित करती है और मध्यस्थम अधिकरण को विवेक का अधिकार प्रदान करती है, जिसे वह स्वयं या पक्षकारों के अनुरोध पर प्रयोग कर सकता है। इस धारा के अनुसार मध्यस्थम अधिकरण के क्षेत्राधिकार के विरुद्ध आपत्ति या तर्क या बचाव के कथन दाखिल किए जाने के पहले किया जाना चाहिए, जिससे इसके बाद नहीं। एक मध्यस्थ अधिकरण स्वयं अपने क्षेत्राधिकार के संबंध पर प्रश्न कर सकता है, परंतु पक्षकार यह आपत्ति प्रथम बचाव कथन प्रस्तुत किए जाने के पूर्व कर सकता है, उसके बाद नहीं। यह उपधारा यह भी स्पष्ट करती है कि एक पक्षकार ने मध्यस्थ की नियुक्ति की है या मध्यस्थ के सहभागी भी है, इसलिए उसके मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार इस विषय पर विबंधन का सिद्धांत पक्षकार के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक पक्षकार मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर ये सेक्शन ये कह रहा है, ये धारा एक बात ये कह रही है कि जितना उसको दे रखा है क्षेत्राधिकार, उतने पे ही वो काम करेगा, नहीं तो अन्यथा वो कोई कार्य करता है तो आपत्ति
अधिकार करने का उसके पास अधिकार है। ये धारा ये भी कहती है कि जैसे ही एक मध्यस्थ अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, परंतु आपत्ति की जानी चाहिए जब मध्यस्थम कार्रवाई प्रकृति पर हो या चल रही हो। कोई आपत्ति यदि विलंब से की गई है तो भी आपत्ति अवैध होगी यदि विलंब का औचित्य धारा 16 के अंतर्गत सिद्ध कर दिया जाए और ये साबित किया जाए कि विलंब युक्तियुक्त तथा औचित्यपूर्ण था, तब तो ये स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि जो विलंब हुआ है, जो देरी हुई है, वो बिल्कुल रीजनेबल थी। फिर यह धारा ये भी कहती है कि आपत्तियों पर मध्यस्थ अधिकरण निर्णय करेगा। जो कोई भी उसके ऊपर आपत्ति आई है, किसी ने चैलेंज किया तो अपना निर्णय करेगा। यदि मध्यस्थ अधिकरण आपत्ति को निरस्त करने का निर्णय लेता है, वह मध्यस्थ पंचाट निर्मित करेगा। इस प्रकार यदि मध्यस्थ अधिकरण आपत्ति को निरस्त कर मध्यस्थ कार्रवाई को जारी रखते हुए पंचाट बनाता है, ऐसे मामलों में व्यथित पक्षकार जो दुखी पक्षकार है, न्यायालय में मध्यस्थ पंचाट को निरस्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 34 के अनुसार ये प्रावधान है कि पक्षकारों को धारा 16 में जो ये भी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त हो जाए। संवैधानिक याचिका के माध्यम से उपचार का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत व्यतीत पक्षकार को रिट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ ये बात क्लियर कही गई है कि सेक्शन 16 में कि वो अधिकारिता के बारे में बात करे, कार्य करे, प्रोसीडिंग करे, लेकिन अगर औचित्यपूर्ण कोई बात नहीं कही गई है तो उस सूरत में सेक्शन 34 में जो आगे हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत कोई भी पक्षकार कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाके मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिस्फाइड करा सकता है, परंतु वो रिट जारी नहीं कर सकता, रिट नहीं बनाएगा वो। फिर यहाँ ये भी है कि अनुचित तरीकों को रोकने के उद्देश्य से जल्दी यानी कि त्वरित न्यायिक नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है और मध्यस्थ कार्रवाई जारी रखने का प्रावधान किया गया है। ऐसा कार्य नहीं होता तो मध्यस्थ कार्रवाई को हतोत्साहित करना होता। इसलिए न्यायालय में आपत्ति के लंबित रहने के दौरान मध्यस्थ कार्रवाई को जारी रखने का प्रावधान अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत किया गया है तथा मध्यस्थम कार्रवाई न्यायालय के समक्ष आपत्ति करने के दौरान स्थगित नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपत्ति की गई है तो क्या जो प्रोसीडिंग है वो स्थगित हो जाएगी? नहीं, वो स्थगित नहीं होगी। फिर इस अधिनियम की धारा जो आगे हम अभी देख रहे हैं 17 में, अधिकरण को किसी अन्य की मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान विवादित वस्तु के संबंध में अंतरिम उपाय हेतु आदेश पारित किए जाने के लिए भी अधिकृत किया गया है, जो अभी हम देख रहे हैं। तो सेक्शन 16 यहाँ पे मध्यस्थम अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बारे में निर्णय करने की पूर्ण शक्ति देता है कि वो खुद ही निर्णित करे कि उसे आगे कार्य क्या करना है और वो कब सेटिस्फाइड होंगे पंचाट, कब नहीं होंगे, वो सेक्शन 34 में हम आगे देखेंगे। इसमें हम सेक्शन 17 की जो हम बात कर रहे हैं अभी भी, सेक्शन 17 इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्स बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, धारा 17 मध्यस्थम अधिकरण द्वारा अवशिष्ट अंतरिम उपाय यानी कि बाकी बचे कुछ वो कौन से उपाय कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 17 यहाँ पे ये कहता है कि अ पार्टी में ड्यूरिंग द arbitral proceeding or at any time after the making of the arbitral award but before it is enforced in accordance with section 36 apply to the arbitral tribunal। उसके arbitral tribunal के according वो कब करेंगे सेक्शन 16 में अप्लाई है। तो यहाँ पे धारा 17 मध्यस्थम अधिकरण की अंतरिम उपाय इंटरिम मेजर्स के लिए कहती है इस धारा के अंतर्गत कि किसी मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान अंतरिम उपाय हेतु आदेश पारित करने की शक्ति है जब तब पक्षकार द्वारा अन्य करार नहीं किया जाता, यानी कि अन्यथा और कोई करार ना हो, तब तक मध्यस्थम अधिकरण एक पक्षकार के निवेदन पर वैसे संरक्षण या अंतरिम उपाय के लिए एक पक्षकार को आदेश दे सकती है जैसे कि मध्यस्थम अधिकरण विवादित विषय वस्तु की बाबत आवश्यक समझे। अगर अधिकरण को ट्रिब्यूनल को खुद को लगता है कि ऐसा उसको मौका देना चाहिए तो वो दे सकता है। मध्यस्थम अधिकरण आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इस धारा के अधीन आदेशित किए गए अंतरिम उपाय के संगत समुचित प्रतिभूति यानी कि एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी का प्रावधान करने की एक पक्षकार से अपेक्षा कर सकता है कि वो ये भी देखे कि भाई अगर कोई पार्टी है वो इंटरिम उपाय करवा सकती है तो कर सकता है। फिर अंतरिम उपायों के संबंध में भी ये बात भी है कि पक्षकारों के मध्य अन्यथा करार न होने की दिशा में मध्यस्थम अधिकरण पक्षकार के अनुरोध पर विवाद की विषय वस्तु के संबंध में जैसा कि मध्यस्थम अधिकरण आवश्यक समझे प्रतिरक्षा के अंतरिम उपाय के आदेश एक पक्षकार को दे सकता है, वो चाहे तो ये कर सकता है। फिर सेक्शन 17 में ये भी बात कही गई धारा 17 में कि यदि मध्यस्थम अधिकरण जरूरी समझे तो जो कोई भी हम उपाय कर रहे हैं उपायों के संबंध में
उपयुक्त प्रतिभूति प्रदान करने का आदेश एक पक्षकार को दे सकेगा। यह नई विधि की नवीन प्रवृत्ति की प्रतिलक्षित करता है। यानी कि जो ये नया एक्ट बना है 1996 है, इसमें ये व्यवस्था की गई, पुराने वाले में नहीं थी। फिर जिस पक्षकार को अंतरिम उपाय के आदेश मध्यस्थ अधिकरण देता है, जिसके लिए उन आदेशों का पालन करना जरूरी हो जाता है, सामान्य रूप से अंतरिम पंचाट मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान तब तक प्रभावी रहता है जब तक अंतरिम पंचाट बन न जाए। इस प्रकार मध्यस्थ अधिकरण पक्षकार को अंतरिम उपाय के ऐसे आदेश कर सकता है जिनका उद्भव पक्षकारों के मध्य करार से होता है, और मध्यस्थ अधिकरण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे व्यक्ति को अंतरिम उपाय के आदेश नहीं दे सकता जो मध्यस्थ करार का पक्षकार ही नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो ये बेनिफिट दे रहे हैं, वो आर्बिट्रेशन के पार्टीज को दी गई है, पक्षकारों को, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं। अंतरिम उपाय यानी कि फाइनल जो इंटरिम मेजर्स है या अंतरिम पंचाट इंटरिम अवार्ड जो है द्वारा संबंधित मध्यस्थ के विवाद के किसी अंश या विनिश्चय हुआ होना जरूरी है। या किसी भी विषय वस्तु से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी और से हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह मैं आपको एक केस बता रही हूँ, राधा कृष्ण मूर्ति वर्सेस जी.सी. चेट्टी 1984 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम पंचाट उसे कहा जाता है जब मध्यस्थम निर्देशित मामले के सभी विवादों को या दावों को न निपटाकर केवल कुछ विवाद बिंदुओं को या दावों को निपटाने में पंचाट किया जाता है, तब उसको अंतरिम कहेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि सब पर हो गया तो फाइनल हो गया, लेकिन अंतरिम कर यानी कि अभी बाकी और भी पॉइंट्स होने बाकी हैं। इसी तरीके से एक और केस है आनंद प्रकाश वर्सेस सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति का 1968 का। इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है कि किसी मध्यस्थ विवाद के लंबित रहते हुए स्थगन आदेश अंतरिम पंचाट की परिकल्पना के बाहर है, और उसने यह भी अब निर्धारित किया कि सहकारी समिति जो अधिनियम है उसमें मध्यस्थम अधिनियम की परिधि में आता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ये कहकर या पक्षकार ये कहकर जो प्रोसीडिंग है उसको ये नहीं कह सकता कि परिधि में नहीं है। नहीं, दोनों ही केसेस में ये बात कही गई कि अंतरिम उपाय जो कोई भी है वो फाइनल डिसीजन के पहले के होंगे। तो ये इंटरिम मेजर्स की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे इसमें मध्यस्थम कार्रवाई के संचालन के बारे में, चैप्टर 5। थैंक यू स्टूडेंट्स।